गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बताइए, कल का क्वेश्चन जो दिया था मैंने, क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? कल एक प्रश्न दिया था, कई लोगों को नहीं है। एक्स वाई जेड लिमिटेड ठीक है, अभी मतलब 3 अकाउंट असिस्टेंट और 5 अकाउंट ऑफिसर है। अकाउंट असिस्टेंट का नाम ए, बी, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच है। इनमें से 2 लोग ले जाने हैं और इसमें से 3 लोगों को ले जाना है। और आपको ये पता है कि ए के साथ सी नहीं जा सकता, सी के साथ ई नहीं जा सकता, डी के साथ जी नहीं जा सकता। क्या यही शर्तें थी? पहला प्रश्न ये था कि यदि नए ऑफिस कौन-कौन जा रहा हो? मुझे बताओ, अगर सी और एफ नए ऑफिस जाए, सी और एफ अगर नए ऑफिस जाते हैं तो कौन-कौन लोग हैं जो मना कर देंगे कि हम नहीं जाने वाले? तो सी के साथ ए मना कर देगा, ई मना कर देगा, एफ के साथ डी मना कर देगा। 8 लोगों में कितने लोग मना कर देंगे? तीन लोग मना कर देंगे, 3 लोग। तो 8 में से 3 लोग मना कर देंगे तो बचे कितने फिर? 5 लोगों की, आप 5 लोगों से केवल एक ही टीम बना सकते थे। उस टीम का नाम होगा बी, सी, एफ, जी, एच। तो पहले प्रश्न का आंसर आना चाहिए था कि यदि सी और एफ नए ऑफिस जाते हैं तो केवल एक ही टीम बनाई जा सकती है, बी, सी, एफ, जी, एच की। जो लोग अभी-अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हम कल का सवाल जो होमवर्क दिया था, उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है? फिर दूसरा प्रश्न था कि अगर नए ऑफिस सी जा रहा हो, तो कौन सा व्यक्ति सी के साथ नहीं जा सकता? यदि सी नए ऑफिस जा रहा हो, तो कौन सा व्यक्ति सी के साथ नहीं जा सकता? ठीक है? पहली बार में तो उत्तर लगेगा कि सर सिंपल है कि ए और ई नहीं जा सकता। लेकिन ऑप्शन में ना तो ए है, ना ई है। मतलब कोई और भी है जो सी के साथ नहीं जा सकता। जरा ध्यान से देखो, सी की प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ है? और डी की प्रॉब्लम भी कितने लोगों के साथ है? डी की प्रॉब्लम भी कितने लोगों के साथ है? अगर गलती से तुमने सी के साथ डी को चुन लिया, गलती से भी तुमने सी के साथ डी को चुन लिया, तो कितने लोग मना कर देंगे कि हम नहीं आने वाले? बहुत बढ़िया नंदनी। 4 लोग मना कर देंगे, 4 लोग। 8 में से 4 लोगों ने अगर मना कर दिया, तो 4 ही लोग बचेंगे फिर। क्या आप 4 लोगों से 5 लोगों की टीम बना पाओगे? इसका मतलब सी के साथ ए और ई तो जाएंगे नहीं, तो प्रश्न में दिया हुआ था। लेकिन सी के साथ डी भी नहीं जा सकता क्योंकि उसके भी झगड़े बहुत लोगों के साथ है। अगर डी उसके साथ चला गया तो फिर टीम ही नहीं बन सकती। तो फिर टीम ही नहीं कंप्लीट हो सकती। बिल्कुल वंदना, भेज देंगे। अभी आप इस पर गौर करो। तो पहले का आंसर आना चाहिए था एक टीम, दूसरे का आंसर आना चाहिए था कि सी के साथ डी नहीं जा सकता। तीसरा प्रश्न ये था, तीसरा प्रश्न ये था कि कौन व्यक्ति अवश्य जाएगा? भाई अवश्य वो जाता है जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं होता। और ऐसे 2 लोग हैं, ऐसे 2 लोग हैं, बी और एच। ऑप्शन में देख लो, बी और एच में कौन दिया गया है? तो हम कहेंगे कि बी,
अवश्य जाएगा। और आखिरी प्रश्न था कि यदि नए ऑफिस डी को भेजा जाए, डी को, तो मुझे आप बताइए कि अगर आपने डी को चुन लिया, अगर आपने डी को भेज लिया, तो कौन कौन मना कर देंगे? जी और एफ मना कर देंगे, तो आप डी ई एच की टीम बनाएंगे। और ई को चुनने का मतलब कि फिर आप सी नहीं चुन सकते, तो टीम का नाम होगा ए बी डी ई एच या डी एच ए बी। इसका मतलब कि सी नहीं जा सकता और एच अवश्य जाएगा, मतलब ऑप्शन डी कि विकल्प ए और सी दोनों सही थे। जो लोग अभी-अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये कल का होमवर्क जो मैंने दिया था, वो आपसे पूछा गया कि कौन-कौन से सही हो सकते हैं, तो ये विकल्प डी कि ऑप्शन ए और सी सही हो सकते हैं। जिनके चारों सही बहुत बढ़िया, जिनके 3 सही कोई बात नहीं। 3 भी सही किए तो बहुत बड़ी बात है। आज हम पजल का आखिरी टॉपिक देखने जा रहे हैं। मैं कमेंट्स को ब्लॉक कर रहा हूं। अब हम पजल का आखिरी टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे कंपैरेटिव स्टडी की, तुलनात्मक अध्ययन। इसमें सवाल ऐसे आते हैं कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, तो अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ हम कुछ सिंबलों का यूज करेंगे और एक नियम मैं आपको दूंगा, बस उसी से उत्तर निकलेंगे। पहले तो कुछ सिंबल देख लेते हैं। जिसकी तरफ चेहरा होता है वो बड़ा होता है, पर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। अब यहाँ बी बड़ा है, लेकिन हम इसको लिखेंगे ए इज स्मॉलर देन बी। ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा या बराबर है। वैसे ही फिर ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा, ए बी से छोटा या बराबर है। इसका मतलब होता है नॉट, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। देखो ए बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि या तो फिर वो छोटा है या बराबर है। ये शब्द थोड़ा ध्यान से सुनना। बड़ा नहीं का मतलब छोटा ही होना जरूरी नहीं है। बड़ा नहीं का मतलब कि वो छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तो रियलिटी में यही मतलब निकलेगा उसका। ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। छोटा नहीं मतलब या तो बड़ा है या बराबर है। अब ये तो एक नॉर्मल सिंबल हुआ। यहां बस एक ही नियम याद रखना, कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी का नियम हम पढ़ चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। जब भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो हमेशा पहली जानकारी से जुड़ी हुई दूसरी, दूसरी से जुड़ी हुई तीसरी होनी ही चाहिए, ताकि उत्तर फिर आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं कनेक्टिविटी का नियम कैसे अप्लाई होगा। पहला सवाल मैं हल करूंगा, अगले सवाल से आप ट्राई करेंगे। प्रीति के अंक राहुल से अधिक है, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में बदलेंगे हम। प्रीति स्कोर इज मोर देन राहुल। यमुना के अंक दिव्या के बराबर हैं। प्रश्न लिखते चलेंगे आप लोग। लोकिता के अंक मंजू से कम है, मंजू के ज्यादा है मतलब। राहुल के अंक यमुना से अधिक है, राहुल के मार्क्स यमुना से अधिक है। मंजू के अंक दिव्या से कम है, मतलब दिव्या के ज्यादा है।
मैंने दी गई जानकारी को केवल सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और अब मैं कनेक्टिविटी के नियम का पालन करूंगा। सबसे पहले मैंने प्रीति और राहुल, अब ढूंढो वो जानकारी जो इनसे जुड़ी हुई है। राहुल के अंक यमुना से अधिक, ढूंढो वो जानकारी, ढूंढो अगली जानकारी। प्रीति, राहुल, यमुना, दिव्या, मंजू, लोकिता। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग हो जाएगा लोकिता, मंजू, दिव्या, यमुना, राहुल, प्रीति। मैंने इतनी जल्दी इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे पता है कि केवल कनेक्टिविटी के नियम से उत्तर जल्दी निकल जाएंगे। कनेक्टिविटी के नियम की मदद से हमने आंसर निकाल दिया। सिंबॉलिक फॉर्म में बदलिए और कनेक्टिविटी का नियम लगाइए। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। जनरली शुरुआत वहां से की जाती है जहां ज्यादा जानकारी होती है। एक बार फिर समझा दे रहा हूं मैं। जैसे प्रीति के अंक राहुल से अधिक है तो मैंने इनको पहले बदल दिया, फिर मैंने शुरुआत ली प्रीति के अंक राहुल से अधिक है। कनेक्टिविटी पर आए, या तो कोई जानकारी प्रीति से जुड़ी हो या राहुल से, तो हमें पता चला कि राहुल के अंक यमुना से अधिक थे। फिर यमुना से जुड़ी हुई जानकारी हमें मिली, यमुना से जुड़ी हुई जानकारी कि यमुना के अंक दिव्या के बराबर है। फिर दिव्या से जुड़ी हुई जानकारी मिली कि दिव्या के अंक मंजू से अधिक है। फिर मंजू की जानकारी मिली कि मंजू के मार्क्स लोकिता से ज्यादा है। बिल्कुल, अब हम इसी टाइप में क्वेश्चनों को और आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, ट्राई पहले प्रश्न लिख लीजिए। आपको बताना है कि पंक्ति के मध्य में कौन आएगा। अगर इनको अरेंज किया जाए तो मध्य में कौन आएगा। प्रश्न लिख लीजिए, पहले प्रश्न लिख लीजिए। आगे देख लीजिए कनेक्टिविटी कैसे अप्लाई करनी है। अलका बड़ी है माला से। अब जरा इस जानकारी पर सभी लोग ध्यान देंगे कि ऐसी जानकारी आपने जोड़नी कैसे चाहिए थी। गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है, तो वो ऐसे लिखना चाहिए था, बट यंगर देन अलका। कपिल राम और माला दोनों से छोटा है। कपिल जो है वो राम और माला दोनों से छोटा है। माला बड़ी है राम से। शुरुआत वहां से करो जहां सबसे ज्यादा अरेंजमेंट हो चुका है। सीधा इसके बाद इस जानकारी पर आओ क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज हो चुकी। राम और माला दोनों से छोटा है कपिल, तो अलका, गोपाल, माला, राम, कपिल। मध्य का व्यक्ति पूछा तो माला। बहुत सिंपल सवाल आएगा यूपीएससी में इसके। 2014 का एक प्रश्न देख लीजिए। मध्य में कौन है। इधर ध्यान देंगे।
ए बी से ऊंचा है, सी ए से ऊंचा है, डी सी से ऊंचा है, ई सबसे ऊंचा है। अब इससे ज्यादा बेटर है कि शुरुआत ऊपर से करो। ए ऊंचा है बी से, पर ए से ज्यादा ऊंचा सी था, और सी से ज्यादा ऊंचा डी था, और डी से ज्यादा ऊंचा ई था। ई डी सी ए बी, तो मध्य में आना चाहिए था सी, सबसे ऊंचा ई, सबसे बहुना बी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें सवाल कठिन तब बनेंगे फिर, सवाल कठिन तब बनते हैं जब एक साथ दो दो जानकारियां डाली जाती है, तीन तीन जानकारी, ऊंचे की भी और आयु की भी, तो वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे अगला सवाल 2010 यूपीएससी का है, इस टाइप के सवालों में तकलीफ आ सकती है। तो इसे मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए इस सवाल को। पी क्यू आर एस 4 आदमी है, पी सबसे अधिक आयु का लेकिन सबसे गरीब नहीं, आर सबसे अमीर लेकिन सबसे अधिक आयु का नहीं, क्यू एस से बड़ा लेकिन पी या आर से बड़ा नहीं, पी क्यू से अधिक अमीर लेकिन एस से अधिक अमीर नहीं। सभी को आयु और अमीरी के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, ऐसे सवालों में कई लोगों ने आंसर निकाल दिए होंगे, बहुत बढ़िया, जिनके आंसर आ गए। जिनके आंसर नहीं आए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से सीखिएगा। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम लोग इन सवालों के आंसर इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि हमारे दिमाग को इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि भाई कौन सी हाइट की इन्फॉर्मेशन है, या कौन सी आयु की इन्फॉर्मेशन है, कौन सी अमीरी की। तो हम इसमें कागज के दो हिस्से कर लेते हैं, कागज के दो पार्ट बना लेते हैं। एक पार्ट में हम पूरी तरह से एज के बारे में लिखेंगे, और एक पार्ट में हम रिचनेस। अब इससे क्या होगा कि हमें क्लियरली समझ में आएगा कि एज की टोटल जानकारी कितनी है और रिचनेस की कितनी है। जैसे उसने कहा पी सबसे अधिक आयु का, इसको इधर लिखो कि पी सबसे बड़ा है भाई। आर सबसे अमीर है, आर रिचनेस में सबसे अमीर आएगा, लेकिन आर एज में सबसे लास्ट में नहीं आएगा, सबसे बड़ा नहीं आएगा, तो हो भी नहीं सकता। क्यू एस से बड़ा है, क्यू जो है एज में बड़ा है एस से, लेकिन वो पी या आर से बड़ा नहीं, तो पी से तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है, वो आर से बड़ा नहीं। पी क्यू से अधिक अमीर है, पी जो है वो क्यू से अधिक अमीर है, लेकिन एस से अधिक अमीर नहीं। अब देखो, चार लोगों में तीन का अरेंजमेंट है और सबसे बड़ा हमें पता है, तो अरेंजमेंट आ गया, पी आर क्यू एस, अरेंजमेंट आ गया, आर एस पी क्यू। बहुत ईजी हो जाएगा जब हम लोग उस जानकारी को बाइफरगेट करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ऐसे सवालों में जब भी आपके पास प्रश्न आए, तो आप लोग जानकारियों को अलग अलग करिए, सेपरेट करिए। उससे बेनिफिट होगा कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितनी जानकारी एज की है और कितनी जानकारी दूसरी वाली है। कनेक्टिविटी पर ध्यान दीजिए और केवल जानकारियों को सेपरेट करिए आप लोग। हाँ, कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि एज रिचनेस वो कुछ भी दे सकता है, हमें तो दो पार्ट में डिवाइड कर देना है बस। क्योंकि एक्चुअली हमारा दिमाग आंसर गारंटेड देगा, बशर्ते आप उसे बताएं कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब सेम ऐसा ही सवाल मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। हाँ, इससे भी बड़े प्रश्न हो सकते हैं, मैं भी आपको दिखा रहा हूं। 6 लोगों का सवाल दिखा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आपको ट्राई करना है उसे पूरा। एबीसीडी या किसी कक्षा के 6 विद्यार्थी हैं, पहली जानकारी ये है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी जानकारी। सी एफ से छोटा जबकि ए से भारी है, डी बी से भारी तथा सी से ऊंचा है, ई डी से छोटा लेकिन एफ से ऊंचा है, डी से भारी है, तो यंगर नहीं, टॉलर, स्मॉलर, हायर, टॉलर, शॉर्टर, टॉलर, शॉर्टर, टॉलर। तो टॉलर, शॉर्टर या स्मॉलर, इस टाइप की जानकारी, मतलब आपने कागज के दो हिस्से बनाने हैं, एक तरफ लिखना है उसकी हाइट और एक तरफ लिखना है वेट।
अरेंज करिए इन्हें। डी ई ए एफ बी एंड सी, बहुत बढ़िया चलिए। और वेट में तो सबसे पहले तो वही जो पैटर्न हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमें अरेंज करना है चीजों को। तो बी और सी एफ से छोटे हैं, बी और सी छोटे हैं एफ से, लेकिन बी और सी भारी है ए से। ठीक है, डी बी से भारी है, डी जो है वो भारी है बी से, लेकिन सी से ऊंचा है, डी ऊंचा है सी से। ई डी से छोटा लेकिन एफ से ऊंचा है, ई जो है वो डी से छोटा लेकिन एफ से ऊंचा है, ई डी से छोटा लेकिन एफ से ऊंचा है। इधर भी ध्यान देते चलिए सभी। एफ डी से भारी है, एफ भारी है डी से। ए ई से छोटा लेकिन एफ से ऊंचा है, ए छोटा है ई से लेकिन एफ से ऊंचा है। अब हमारे पास जानकारियां पूरी तरह से आ गई हाइट की, तो शुरुआत वहां से करिए जहां पर आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिख रही हो, या तो यहां से या यहां से। तो सबसे पहले अगर हम इसमें अरेंजमेंट करें तो डी, फिर ई, और ई और एफ के बीच में दिख रहा है, ई और एफ के बीच में ए आएगा, तो ई ए एफ, और एफ ऊंचा है बी और सी से, तो डी ऊंचा सी से अपने आप हो गया, ये भी यूज हो गया। डी ई ए एफ बी एंड सी। वेट में आते हैं, एफ डी बी एंड सी। यहां सबसे बहुना नहीं बताया जा सकता। अब जरा वेट में ध्यान से देखना, वेट में ई का वेट तो दिया ही नहीं है इन्होंने, और जब ई का वेट ही नहीं दिया है तो हम ये नहीं बता सकते कि सबसे भारी कौन होगा। अगर पूछा जाए कि सबसे हेवी कौन है तो नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है सबसे भारी ई हो, ई की तो कोई जानकारी ही नहीं है। इसलिए वेट के विषय में हम कोई भी जानकारी, कोई भी आंसर, कोई भी प्रश्न का उत्तर कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ई का वेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। और अब यूपीएससी ने अपना लेवल और बढ़ा लिया है। मैं आपको बताऊं कि 2022 में या 21 में आखिरी के 2 सवाल यूपीएससी ने काफी टिपिकल बना दिए, इससे भी ज्यादा टिपिकल सवाल। मैं आपको 2021-22 के वो सवाल दिखा रहा हूं। इस प्रश्न को लिखिए, ये लेटेस्ट सवाल है 21-22 का। अब यूपीएससी इसमें इस लेवल पर पहुंच चुकी है। पहले प्रश्न लिख लीजिए, फिर इस पर आधारित यूपीएससी ने 2 प्रश्न पूछे थे।
दो प्रश्न यूपीएससी दो प्रश्न यूपीएससी ने इसमें पूछे थे। यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है तो बी की पोजीशन क्या होगी? ये पहला प्रश्न था। और यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो सी का स्थान क्या होगा? तो मैं थोड़ी सी मदद कर रहा हूं। अब देखो, ऐसे सवाल जब भी आए थोड़ा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, बाकी तो सवाल कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। थोड़ा भी अगर पेशेंस बेटा है वो कहता है कि या तो सी या एफ के प्राप्तांक अधिकतम है। मतलब उसने बता दिया कि अगर 6 लोगों की बात करें तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सी पहले नंबर पर है या एफ। उसे भी नहीं पता कि कौन कंफर्म है। लेकिन जब सी के मैक्सिमम आएंगे तो ई के मिनिमम आएंगे, जब सी के मैक्सिमम आएंगे तो ई के मिनिमम आएंगे, और एफ के मैक्सिमम आएंगे तो बी के मिनिमम आएंगे। ये उसने प्रश्न में दिया हुआ है, ये उसने दिया हुआ है। तो पहली जानकारी के बेसिस पर हमें पता चला कि पहला और आखिरी कौन होगा। अब सभी परीक्षाओं में अलग अलग अंक प्राप्त हुए। डी के मार्क्स ए के प्राप्तांक से अधिक है और वो निकट प्रतिस्पर्धी है। निकट मतलब बिल्कुल 19-20 का फर्क है, अड़ोसी पड़ोस के रूप। ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। अब ए से अधिक है, अब वो ए से अधिक कितना अधिक है ये नहीं पता, लेकिन वो ऑब्वियसली डी और ए तो कॉम्पिटिटर है नजदीक के। तो ये जानकारी मैं यहां देख रहा हूं। अभी अरेंज नहीं कर रहे हम किसी में भी, क्योंकि हमें तो प्रश्न पता चलना चाहिए। सी के नंबर ए से ज्यादा है, ये दो जानकारी हमारे पास थी। अब पहले प्रश्न पर यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आए, एफ अगर दूसरे नंबर पर आ गया ना लाल लालियो, तो इसका मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं है। फिर पहले प्रश्न के अनुसार ये वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एफ तो टॉपर ही नहीं। फिर तो एफ अगर यहां आ जाए तो ये कंफर्म हो गया कि सी यहीं पर आएगा। और अगर सी यहां आ जाए, एफ यहां आ जाए, तो बचे हैं डी ए बी। ये अरेंज हो गए, डी ए बी। पता चल गया कि पहला सी का स्थान था, फिर एफ था, फिर डी था, फिर ए था, फिर बी था, फिर ई था। ये अरेंजमेंट हो गया पहले प्रश्न के लिए। अब वो पूछ रहा था कि बी क्या कौन से स्थान पर आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम कहेंगे कि फिर बी महोदय पांचवें पर आएगा। पर फिर यूपीएससी ने प्रश्न बदल दिया कि बी के प्राप्तांक न्यूनतम हो। अब अगर बी के प्राप्तांक न्यूनतम हुए लाल लालियों, तो इसकी तो गारंटी हो गई ना कि बी मतलब ये दूसरा केस बन गया। और अगर बी यहां पर है तो बी के पड़ोस में ए आएगा और ए के पड़ोस में डी आएगा। लेकिन सी और ई के बारे में कहां है कोई जानकारी दूसरी कंडीशन के लिए? दूसरी कंडीशन में सी और ई की कोई क्लैरिटी नहीं है। तो हो सकता है सी यहां हो सकता है ई यहां हो, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो देखो प्रश्न क्या पूछा यूपीएससी ने। तो सी का स्थान क्या होगा? हम कहेंगे कि सी का स्थान या तो दूसरा या तीसरा। यूपीएससी अपना लेवल बढ़ा चुकी है। यदि आप अपना लेवल नहीं बढ़ा पाए तो यूपीएससी कुचल कर आगे बढ़ जाएगी आपको। या तो आप यूपीएससी को कुचल कर आगे बढ़े या यूपीएससी आपको कुचल कर आगे बढ़े। बढ़ना तो किसी एक को ही है। नहीं, शीट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कुछ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस प्रश्न को, अब ध्यान से देख लो। मैं फिर से पूरा समझा दे रहा हूं। मान लेते कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हम गरीब लोग। ठीक है, इधर ध्यान दो। 6 लोग गए, 6 लाइनें खींच दी मैंने। उन्होंने कहा कि अगर सी पहले नंबर पर आया, देखो ये जानकारी दी है कि सी अगर मैक्सिमम नंबर लाता है तो ई मिनिमम लाता है, और एफ अगर मैक्सिमम लाता है तो बी मिनिमम लाता है। तो हमने कहा ठीक है, मतलब सी मैक्सिमम तो ई मिनिमम, अगर एफ मैक्सिमम तो बी मिनिमम। ये जानकारी दी थी उन्होंने। फिर उसने आगे और कहा था कि डी के नंबर ए से ज्यादा है और वे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। ए के नंबर बी से अधिक है, बी से अधिक हो गए, और सी जो है वो ए से अधिक नंबर लाता है। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक तो सी के नंबर ए से अधिक है, एक जानकारी ये है, और दूसरी है डी ए बी की। ठीक है। अब इसमें हमारे पास पहला प्रश्न क्या आ जाता है? इसमें हमारे पास देखो पहला प्रश्न क्या आता है। पहले प्रश्न में है कि अगर एफ क्रम में दूसरे नंबर पर हो तो इसका मतलब एफ टॉपर ना हो, एफ टॉपर ना हो, सेकंड नंबर पर हो। तो हमने कहा देखो अगर एफ टॉपर नहीं है और सेकंड नंबर पर है तो फिर ये सिचुएशन होगी। और अगर ये सिचुएशन हुई तो डी ए बी, डी ए बी, क्योंकि बी फिर लास्ट नंबर पे आएगा नहीं। तो डी ए बी 3 लोग ऐसे ही आ सकते हैं, सीक्वेंस था 3 लोगों का। तो बी की पोजीशन 5वीं होगी, उसने बी के बारे में पूछा था। और दूसरा प्रश्न था कि अगर बी के प्राप्तांक न्यूनतम हो, तो बी के प्राप्तांक जैसे ही उसने कहा न्यूनतम है, मतलब ये वाली सिचुएशन माननी पड़ेगी। अगर बी मिनिमम है
तो DAB, ये DAB तो आ गए, लेकिन यहां शुरुआत के 2 लोग कौन आएंगे? क्योंकि C यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, E यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। क्या अब समझ में आ गया है दूसरी बार में? तो C की पोजीशन या तो दूसरी होगी या तीसरी। इस पैटर्न पे भी सवाल अब बनने लगे हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी के सवाल यूपीएससी में आते हैं। अब जरा इस प्रश्न का उत्तर आप सही देंगे फिर इसके आधार पर। यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो तो कौन एकदम सही होगा? ई तीसरे नंबर पर होने का मतलब, ई तीसरे नंबर पर होने का मतलब यही आएगा, एफ सी ई डी ए बी, एफ सी ई डी ए बी, एफ सी ई डी ए बी, फिर तो यही आएगा। एफ के प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक होंगे, सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा, सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा। बिल्कुल ये भी तो सही है। ए का योग्यता क्रम चौथा होगा, ये गलत हो जाएगा। डी का योग्यता क्रम पांचवा होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल, लेकिन अब इनमें से एक ही चुनना था, ये यूपीएससी ने गलती की थी इस बार। ये इकलाल कह रहा है कि एफ और बी टॉपर कैसे निकला? क्योंकि उसने लिखा है ना कि अगर ई मिनिमम होगा तो एफ मैक्सिमम, उधर मैक्सिमम वाला जो शर्त दिया हुआ था सी वाला। बिल्कुल, क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, इसमें दोनों ही उत्तर थे। यूपीएससी ने ए आंसर दिया है, क्योंकि सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से फिर अधिक, सी के लिए तो एक ही जगह बची ना फिर दूसरे नंबर की। तो यूपीएससी भी गलतियां करती है, मतलब कहने का अभिप्राय बस इतना ही है। ऐसा नहीं कि वो दूध की धुली हुई है, बस इतना ही है कि उसकी गलतियां वो दिखाती नहीं है। ये तो हम अभी बाद में करेंगे, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। डाटा सफिशिएंसी। तो फाइनली यहां खत्म होता है पजल। पजल कंप्लीट प्रैक्टिस शीट ऑलरेडी भेजी हुई है, तो क्यों मिलेगी अभी उसमें? टेस्ट हमने रखा है, मान के चलो कि संडे के दिन, नेक्स्ट 14 तारीख को टेस्ट रखा है। मैं बता दूं आप लोगों को, संडे के दिन टेस्ट रहेगा। मॉर्निंग का टाइम रहेगा बिल्कुल। ठीक है, दोबारा भेज देते हैं पजल वाली शीट। हाँ, 14 को मकर संक्रांति है, तो बहुत बड़ा त्योहार है, फिर ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग कि हर दिन त्योहार है। आज भी एक त्योहार है, तो एग्जाम नजदीक आ रहा है और लाल कह रहा है मकर संक्रांति है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, मतलब पतंग उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ दिन 140, मैं आपको बता दूं कि 140 दिन बचे हैं बस, सही ढंग से बात करें तो। इधर लाल लाली जीवन के आनंद में लगे अभी, और मैं चाहता हूं कि पतंग उड़ाए वे लोग जो सच में सीरियस नहीं, ताकि वैसे भी पतंगे कट जाए तो कम कंपटीशन होगा, मेहनती लोग जल्दी निकल जाएंगे।
अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम, एक छोटा सा टॉपिक। आज क्योंकि कई दिनों से डाउट नहीं हुए हैं तो मैथ्स, अब हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस मंडे स्टार्ट करेंगे। डाउट देख लेते हैं क्योंकि डाउट जरूरी है इसमें।